हेलो एमएससी सेमेस्टर थर्ड स्टूडेंट्स। आज अपन लेंगे पेपर 11th जो कि है स्पेक्ट्रोस्कोपी। इस स्पेक्ट्रोस्कोपी के पेपर में यूनिट फर्स्ट लेंगे और यूनिट फर्स्ट के अंदर जो टॉपिक लेना है वो है कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। पर कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी नॉलेज स्पेक्ट्रोस्कोपी की लेंगे, उसके बाद NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी पे आएंगे, देन कार्बन 13 स्पेक्ट्रोस्कोपी पे। तो हम सबसे पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी के कुछ जनरल आइडिया लेते हैं। इसके बारे में आपने प्रीवियस क्लासेस में जो पढ़ा है, आज हम उसको यहाँ पर रिवाइज करेंगे। तो आपने जो स्पेक्ट्रोस्कोपी पहले वाली क्लासेस में ली थी उसका केवल यहाँ पर डिवीज़न होगा। तो उसके अंदर हमको क्या लेना है, एक तो स्पेक्ट्रोस्कोपी किसे कहते हैं, उसके बाद स्पेक्ट्रा कैसे आते हैं, देन टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। इन हेडिंग के अंतर्गत आज हम इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी कंपाउंड्स के स्पेक्ट्रा की स्टडी करके उनकी स्ट्रक्चर जानना स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। सिंपल वे में हम स्पेक्ट्रोस्कोपी को ऐसे डिफाइन करते हैं कि किसी भी कंपाउंड के स्पेक्ट्रा की स्टडी करके उनकी स्ट्रक्चर जानना स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन और इमिशन पर ये स्पेक्ट्रोस्कोपी बेस्ड होती है कि जो स्पेक्ट्रा आते हैं वो या तो एब्जॉर्प्शन से आएंगे या फिर इमिशन से, और उसी से केमिकल कंपाउंड की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है। एब्जॉर्प्शन और इमिशन, इससे फिर हम एक कंपाउंड की जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होती है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। जब वाइट लाइट रेज को किसी प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो वह कई कलर्स या वेवलेंथ में डिवाइड हो जाता है। रंगों के इस डिवीज़न को स्पेक्ट्रा कहते हैं। उस स्पेक्ट्रम का एनालिसिस करके किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को समझाते हैं और इसी साइंस को स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। तो ये थोड़ा सा हमने ब्रॉड वे में कि स्पेक्ट्रा कैसे आता है और स्पेक्ट्रोस्कोपी किसको कहते हैं ये हमने लिया। अब इसके बाद हम लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज के इमिशन और एब्जॉर्प्शन के बेस पर ये टू टाइप्स की होती है। एक कहलाती है इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी और दूसरी है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। जो इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की स्टडी करके कंपाउंड की स्ट्रक्चर को जानते हैं तो उसको हम इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। इसमें इमिशन स्पेक्ट्रम की स्टडी की जाएगी। इसी तरीके से जो दूसरी टाइप है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसके अंदर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की स्टडी की जाती है। तो इस स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की स्टडी करके कंपाउंड की स्ट्रक्चर को ज्ञात किया जाता है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी की ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देते हैं। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो हम जो यहाँ पर स्पेक्ट्रा लेंगे वो सारे स्पेक्ट्रा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत आएंगे या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होंगे, क्योंकि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्पेक्ट्रा लेते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ही मोस्टली देते हैं। इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड अधिकतर ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा का एब्जॉर्प्शन करके एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं। तो इसके लिए अगर हम इक्वेशन लिखें तो वो
कितना एनर्जी में चेंज आया, तो डेल्टा ई बराबर E2 माइनस E1, क्योंकि वो एनर्जी को लेके और एक्साइटेड स्टेट में आए हैं। तो डेल्टा ई बराबर E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा। क्यों, यहाँ पर h जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, c जो है वो लाइट की वेलोसिटी, लैम्डा वेवलेंथ और न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी है। विभिन्न यौगिकों द्वारा मुख्य रूप से 3 टाइप्स के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम प्रदर्शित होते हैं। अतः स्पेक्ट्रोस्कोपी मेनली 3 टाइप्स की होती है। क्योंकि जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार से आते हैं। इस कारण से जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसको भी 3 भागों के अंदर बांटा है। एक है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, सेकंड है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी और थर्ड है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स जब विजिबल रीजन और अल्ट्रावायलेट रीजन में एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करते हैं तो प्राप्त स्पेक्ट्रम 200 से 800 nm के वेवलेंथ रीजन में लैम्डा मैक्स शो करता है। इस यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। इसी तरीके से जो सेकंड टाइप है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, इस IR स्पेक्ट्रोस्कोपी को इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। तो कंपाउंड के मॉलिक्यूल इंफ्रारेड रीजन में एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करते हैं तो जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं वो 2.5 से 15 माइक्रोमीटर तक के वेवलेंथ रीजन में लैम्डा मैक्स शो करता है। इस रीजन वाले को फिर IR स्पेक्ट्रा बनते हैं। इसको वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। जैसे यूवी को इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, वैसे इस IR को वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है। थर्ड जो आती है वो है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो हमको यहाँ पर लेनी है। वैसे तो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी आपने जस्ट थर्ड ईयर वाली जो क्लास है उसके अंदर आपने डिटेल के अंदर पढ़ी है, पर यहाँ पर हम थोड़ा सा उसका आइडिया लेते हैं क्योंकि हमको कार्बन 13 NMR लेना है। इस कारण से यहाँ पर हमको ये NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी थोड़ी सी रिवाइज करनी होती है। तो जब मॉलिक्यूल द्वारा कम ऊर्जा वाले रेडियो फ्रीक्वेंसी वाले रीजन से रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन होता है तब NMR स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। NMR स्पेक्ट्रा क्या है? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रा। ये NMR स्पेक्ट्रा 10⁻7 से 10⁸ हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाले विकिरण होते हैं। अब यूवी और IR को तो हम यहीं पे ड्रॉप कर देते हैं और आगे हम लेते हैं NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्योंकि यूवी और IR आपने बहुत डिटेल में सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में पढ़ चुके हैं। यहाँ हमें केवल NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी ही लेनी है क्योंकि आगे हमें कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रम में जाना है। इसलिए तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो कंपाउंड के NMR स्पेक्ट्रा से स्ट्रक्चर के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है। NMR स्पेक्ट्रा से हम किसी भी कंपाउंड के जो स्ट्रक्चर निकालते हैं उसके बारे में इससे बहुत हमको हेल्प मिलती है, बहुत ज़्यादा इससे जानकारियाँ मिलती है। ये कंपाउंड की स्ट्रक्चर डिटरमिन करने की एक टेक्निक है। जब मैग्नेटिक फील्ड में स्पिन करने वाले न्यूक्लियस हाइड्रोजन के होते हैं तो उस स्पेक्ट्रोस्कोपी को प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी या PMR, उसको हम क्या कहते हैं? PMR, प्रोटॉन
मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो एनएमआर और पीएमआर। एनएमआर तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस और पीएमआर प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस। तब जब उसमें स्पिन करने वाले केवल हाइड्रोजन या प्रोटॉन होते हैं तो उसको हम पीएमआर कहते हैं, प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। चूँकि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में केवल एक प्रोटॉन होता है, अतः इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस या पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है। किसी कंपाउंड के एनएमआर स्पेक्ट्रम ज्ञात करने के लिए वैसे तो दूसरे जो स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसे आईआर, यूवी की तरह कंपाउंड को एक सर्टेन मैग्नेटिक फील्ड में रखकर उस पर लगातार डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के रेडिएशंस डालने चाहिए, किंतु एनएमआर में प्रैक्टिकली इसका बिल्कुल विपरीत करते हैं, उल्टा करते हैं। इसमें रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखकर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को चेंज करते हैं। दोनों के जो स्पेक्ट्रा लेने के मेथड हैं वो थोड़े से अलग अलग हैं। तो इसके अंदर एनएमआर के अंदर हम फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखते हैं और मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को चेंज करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी के जिस मान पर रेडिएशंस की एनर्जी प्रोटॉन के उच्च ऊर्जा स्तर में जाने के लिए सफिशिएंट हो जाती है, वहाँ एब्जॉर्प्शन हो जाता है और एक सिग्नल प्राप्त होता है। ऐसे स्पेक्ट्रम को एनएमआर स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये हमने एक यहाँ पर एनएमआर स्पेक्ट्रम बताया है कि एनएमआर स्पेक्ट्रम कैसे आता है। तो ये यहाँ पर कि ये एक एनर्जी प्रोटॉन के उच्च स्तर में जाने के लिए जब सफिशिएंट एनर्जी हो जाती है तो वहाँ पर फिर एब्जॉर्प्शन हो जाता है, और जब ये एब्जॉर्प्शन होता है तो वहाँ पर एक सिग्नल मिलता है। ये एक यहाँ पर एनएमआर स्पेक्ट्रम को हमने दर्शाया है कि कैसे इसके अंदर सिग्नल आता है। तो ये हमने बहुत ब्रीफ में स्पेक्ट्रोस्कोपी और साथ साथ में एनएमआर स्पेक्ट्रम और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी किसे कहते हैं इसके बारे में लिया। अब हम जब कार्बन 13 को सिलेबस वाइज स्टार्ट करते हैं उस समय हम एनएमआर और कार्बन 13 एनएमआर इन दोनों को साथ साथ लेंगे और इसका कंपैरिजन करते हुए चलेंगे। तो यूवी आईआर आप खुद रिवाइज करोगे और हम यहाँ पर थोड़ा सा एनएमआर और डिटेल के अंदर कार्बन 13 एनएमआर लेंगे। थैंक यू।